सबसे पहले आप सबको शुभ प्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के इस बैच में अभी सीडीपी की कड़ी में आज का जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो सिस्टमेटिकली ही चल रहा है और बाल विकास की अवस्था को हम लोग आज की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। पिछले दिन जो 2 क्लास हुई है उसमें सबसे पहले वृद्धि और विकास एवं जो विकास की सिद्धांत है उस पर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही विकास के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। हमारी आज की कक्षा बाल विकास की अवस्थाएं से जुड़ी हुई है। बाल विकास की अवस्थाएं से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो पहली अवस्था होती है बाल विकास की वो प्रसव के पूर्व का ही माना जाता है, प्री नेटल स्टेज। जब बच्चा गर्भाधान की अवस्था में रहता है वहीं से उसकी विकास शुरू होती है। याद होगा कि प्लेसेंटा से बच्चे को फूड्स मिलना शुरू होता है, फूड न्यूट्रिएंट्स, और इस तरह से धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट गर्भ की अवस्था में भी होने लगता है। दूसरी अवस्था है वो जन्म से पहले की अवस्था है, लगभग 280 दिन 270-80 दिनों का होता है। उसी तरह से दूसरी है इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पे निर्भर रहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था होती है और पूर्ण रूप से वो माता पिता पे निर्भर रहते हैं। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, इसलिए इसको हम लोग लर्निंग स्टेज कहते हैं। इसको हम लोग लर्निंग स्टेज के रूप में भी जानते हैं। सीखने की अवस्था है, शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, और इस अवस्था में मोरलिटी का अभाव होता है कि उसे इस बात का संज्ञान ही नहीं होता है कि मोरल क्या है और इमोरल क्या है। साथ ही ये जन्म से और 2 वर्ष तक का जो प्री इन्फेंसी स्टेज है, शैशव अवस्था है, इसी काल में जो सामान्य जो सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की अवस्था भी आरंभ हो जाती है। तो यहीं से प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था भी आरंभ हो जाती है। समाजीकरण का अर्थ कि परिवार के तो सदस्य के साथ उसका इंटरेक्शन होता ही है, परिवार के बाहर के सदस्य के साथ भी उसका पहली बार साक्षात्कार होता है। जब पड़ोस में कोई व्यक्ति बच्चे को उठाता है गोद में और बच्चा फिर उसे पहचानने की कोशिश करता रहता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया वहीं से आरंभ हो जाती है। तो शैशव अवस्था में 3 बातें याद रखना है। पहली अवस्था में तो ज्यादा बातें याद नहीं रखना है क्योंकि गर्भाधान से शुरू होती है। शैशव अवस्था में जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें 3 बातें याद रखना। एक कि बच्चा माता पिता पे पूर्णतः निर्भर है। 2 लर्निंग स्टेज है। 3 प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और 4 नैतिकता का अभाव होता है। ये 4 बातें वो अपने जहन में निश्चित रूप से रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगा। ये जो अवस्था है, ये अवस्था इसी शैशव का अवस्था है, और यह जो अवस्था देख रहे हैं ये भ्रूण की अवस्था है। भ्रूणावस्था में बच्चे का डेवलपमेंट। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपने देखा। इसके बाद आता है बाल विकास की अवस्था की दृष्टि से, और वह है तीसरा स्टेज है पूर्व बाल्य अवस्था।
ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष के स्टेज को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। जिज्ञासा की अवस्था है ये। टॉय एज है, खिलौना का एज है, भाषा अर्जन का एज है, ये उसके प्रति काफी सेंसिटिव रहता है और कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। तो यह जो अवस्था है वो कितने बिंदु पर है? तो अनुकरण, जिज्ञासा, टॉय एज, भाषा अर्जन करने की संवेदनशील चरण है, जिसे ध्यान रखिएगा। जिज्ञासा होती है, इमिशन होती है, अनुकरण होती है, संवेदनशील या अच्छा भाषा अर्जन करने का यह सबसे संवेदनशील चरण है। और बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। ये 5 बातें पूर्व बाल अवस्था में, ये जो अवस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ये यही है, अनुकरण करता है। इसीलिए माता पिता अच्छे चीज हमेशा करें जिससे कि बच्चे उनका अनुकरण करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, पूछता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है कि नहीं। और उस प्रश्न का उत्तर यदि आप तो अपने तरफ से दे देते हैं, लेकिन जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेगा। इसलिए जब भी वो प्रश्न पूछे तो तार्किक तरीके से उसे बताने का प्रयास करें। इस अवस्था में टॉय, खिलौना के प्रति, विशेषकर तो बच्चियों में, लड़कों की तुलना में लड़कियों में खिलौना के प्रति अधिक, गुड़िया के प्रति अधिक आकर्षण होता है। लड़कों में गुड़िया के प्रति अधिक आकर्षण नहीं होता है। उसे बंदूक, उसे कार, ऐसी जो टूल्स होते हैं, टॉयज होते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। भाषा अर्जन, जिस माहौल में जहाँ रहेगा उस तरह की वो भाषा को अडॉप्ट कर लेगा। और कल्पनाशीलता वाले गेम्स में वो काफ़ी सेंसिटिव होते, एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये 5 अवस्था है पूर्व बाल्यकाल की अवस्था, मस्त मौला अवस्था इसको कहेंगे। इसके अलावा उत्तर बाल्य अवस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों पर कमान कसना शुरू कर दिया जाता है। और यह जो अवस्था है लेटर चाइल्डहुड, ये तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसमें आरंभिक स्कूल का एज आरंभ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। स्फूर्ति की अवस्था है, स्मार्ट एज कहा जाता है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। टोली, समूह और गैंग की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसे जीवन काल के अनोखा काल के रूप में हम लोग देखते हैं। मतलब 6 से 12 में मुख्य रूप से क्या है, लॉजिकल थिंकिंग आरंभ हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हालांकि इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 6 से 12 जो है वो सामान्य जो आपकी पुस्तकें हैं या जो सीटेट के अनुसार, कई बार प्रश्न में सीटेट में इस तरह के प्रश्न यदि पूछे हैं तो उसमें 6 से 12 दिया है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो ये एज को 7 से 11 वर्ष माना गया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इस अवस्था में तार्किक चिंतन है, आरंभिक स्कूल है, गेम्स पे अधिक बल है, स्फूर्ति पे अधिक बल है, स्मार्ट एज की अवस्था कही जाती है, खेलो अवस्था है, संग्रहण की प्रवृत्ति का विकास होता है, टोली और समूह में बच्चे रहने लगते हैं, ठीक है कि नहीं। और यह काल जीवन का सबसे अनोखा काल के रूप में माना जाता है। इसे हम देख सकते हैं कि युवा अवस्था, किशोरावस्था और बाल अवस्था के बीच की अवस्था है, तो इसको हम लोग मिडिल एज, मध्यकाल की अवस्था भी कह सकते हैं, या मिडिल एज। देखते हो सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, इतने खुश हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए इसे मिडिल एज के रूप में हम लोग देखते हैं, जीवन का अनोखा काल के रूप में इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 तक, और इसमें इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखना है। ऐसे भी जब बाल अवस्था पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अनुभव भी कीजिए अपने अड़ोस पड़ोस, अपने घर में, तो फिर बहुत कुछ आसानी से, जैसे ये सब तार्किक चिंतन की अवस्था है, खेल की अवस्था है, स्मार्ट एज है, टोली में रहता बच्चे हमेशा 2-3 के साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये अपने आप उसको लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था एनसीईआरटी के अनुसार 11 से 18 साल है।
किशोरावस्था NCERT के अनुसार 11 से 18 साल। यह जीवन का सबसे कठिन काल है, तूफान का काल इसको कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं, संघर्ष और तनाव की अवस्था कहते हैं। यह इसमें विषम लिंगी आकर्षण भी होता है। इस अवस्था को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस अवस्था में हीरो वर्शिप की भावना होती है और इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक है, एक होता है मूर्त चिंतन, दूसरा होता है अमूर्त चिंतन। तो बच्चा अब अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर होने लगता है, दूसरे सेक्स के प्रति इसकी आकर्षण बढ़ती है, तूफान की अवस्था है। और यह अवस्था में बच्चे अपने घर की तुलना में, परिवार की तुलना में जो मित्र की राय है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जीवन का सबसे स्वर्ण काल भी है और सबसे कठिन काल भी माना जाता है। यह जीवन का सबसे स्वर्ण काल भी और सबसे कठिन काल भी माना जाता है किलेट्रिक के शब्दों में। तो किलपैट्रिक के शब्दों में ये जो सबसे कठिन अवस्था है, सबसे हार्ड स्टेज है, तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, कठिन एज, कठिन युग। किसके शब्दों में? किलपैट्रिक के शब्द। किलपैट्रिक के शब्दों में इसे कठिन युग के रूप में हम लोग देखते हैं। हीरो वर्शिप तो हुआ ही, अमूर्त चिंतन है ही, विषम लिंगी है ही, और परिवार की तुलना में मित्र की राय, परिवार की तुलना में मित्र की राय, मित्र की राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्र की राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो अवस्था है, यह अवस्था किशोरावस्था है, बड़ा डेंजरस अवस्था है। तूफान का काल इसे कहते हैं, अमूर्त चिंतन का काल कहते हैं, हीरो वर्शिप का काल कहते हैं, गोल्डन एज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यही फेज याद भी रहता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं कि जवानी के दिनों में मेरा ये स्वभाव था, ये प्रवृत्ति थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये अवस्था एक गोल्डन एज के रूप में भी देखते हैं। हालांकि किलपैट्रिक के शब्दों में इसे हार्ड एज के रूप में भी हम लोग कहते हैं, जबकि स्टेल हॉल के शब्दों में हम इसे सबसे तूफान, सबसे कठिन काल के रूप में देख सकते हैं। स्टेन हॉल, इनके शब्दों में अकॉर्डिंग टू स्टेन हॉल, यह सबसे उलझन की अवस्था है, आदि तूफान की अवस्था है, संघर्ष और तनाव की अवस्था है। तो इस तरह से इन चीजों को आपने देखा, कठिन काल के रूप में किलपैट्रिक को आपने देखा कि किलपैट्रिक ने ये बातें कही। तो ये 2-3 ऐसी बातें थी जिस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मूल रूप से इसके बाद की तो अवस्था युवा अवस्था है, जो बाल विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। बाल विकास से मुख्यतः यही 4-5 फेज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गर्भावस्था का काल है, प्रसव पूर्व। दूसरा है शैशव अवस्था है। तीसरा है शैशव के बाद पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है 2 से 6 का। उत्तर बाल्यकाल है, बाल अवस्था है 6 से 12 का अकॉर्डिंग टू NCERT 7 से 11, जिसमें तार्किक चिंतन की अवस्था आरंभ हो जाती है। इसके अलावा आपकी किशोरावस्था है 12 से 18 तक का, NCERT के अनुसार 11 से 18 तक का। तो ये 5 अवस्था को बिल्कुल आप टेस्ट पे रखेंगे, आपकी PDF चली जाएगी। बातों को समझने का प्रयास करिए। साथ ही मेरा यह आग्रह होगा, ठीक है, कि आप थोड़ा आसपास के बच्चों को भी देखेंगे, अपने घर के बच्चों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप अनुभव से भी बहुत सारी चीज, हाँ, किलपैट्रिक याद करना होगा, स्टेनन हॉल याद करना होगा, वीर पूजा, ये सब जो थोड़ा बहुत शब्द है वो सब याद रखना होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार के आपको शब्द की अभाव होंगे और आप अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवस्था में ही जो किशोरावस्था है, इसमें बच्चे का शाब्दिक विकास भी बहुत होता है। कहा भी जाता है कि यदि 11 से 18 में 1.25 लाख शब्द किसी बच्चे के पास है
तो वह बच्चा काफ़ी प्रतिभाशाली होता है। उन सब की चर्चा तो आगे चल के है ही, लेकिन इस अवस्था के जो मूलभूत फीचर हैं उसको आपने देखा, समझा, जाना और पहचानने की कोशिश की। पीडीएफ भेजा जा रहा है जिसे आप अपनी कॉपी बना लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बहुत बहुत।